नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आज हमारे फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी पिलर में से एक बन चुकी है। हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई, जिसमें साफ कहा गया कि इंडियन ओशन में इंडिया की रोल अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो दोस्तों इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया क्या कर रहा है अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए, और इंडिया के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है, और आखिर इंडिया को आगे कैसे बढ़ना होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस को। इंडियन ओशन जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन डिवीजन है, एक बहुत बड़ा मैरीटाइम क्रॉस रोड। सोचिए दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन उन देशों में रहती है जो इंडियन ओशन में घिरे हुए हैं। यहां से दुनिया के करीब 2/3 ऑयल शिपमेंट गुजरते हैं, और इंडिया के लिए तो ये ओशन लाइफलाइन है, क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग पूरा ऑयल इंपोर्ट इन्हीं सी रूट्स पर डिपेंड करता है। अगर इन रूट्स में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो हमारी इकोनॉमी इंस्टेंट शॉक महसूस करेगी। इसके अलावा इंडिया का खुद का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसका एरिया लगभग 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि रिसोर्स, फिशरीज, एनर्जी सब कुछ जो है इसी ओशन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो इन सी रूट्स को कंट्रोल करेगा वो एनर्जी, गुड्स और इंफॉर्मेशन के ग्लोबल फ्लो को शेप करेगा। और यही वजह है कि इंडियन ओशन आज ग्लोबल पावर्स का सेंट्रल बैटल ग्राउंड बन चुका है। अब आते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजी के ऊपर। 2015 में इंडिया ने एक विजन लॉन्च किया था, सागर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका फोकस था मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एड और सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन 2025 में इंडिया ने इसे और एक्सपेंड किया और लॉन्च किया महासागर डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। यानी अब ये जो विजन है सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित ना रहा, बल्कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और पूरे इंडो पैसिफिक तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सागर का फोकस था नेबरहुड फर्स्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन। लेकिन महासागर ने इसमें और डायमेंशंस को जोड़ दिया, जैसे कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को स्ट्रेटेजिकली कंटेन करना, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी के ऊपर जोर देना, कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, और ह्यूमैनिटेरियन एड को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। सिंपल शब्दों में कहें तो सागर जो है रीजनल था और महासागर जो है ग्लोबल साउथ ओरिएंटेड और इंडो पैसिफिक लिंक्ड है। तो इंडिया प्रैक्टिकली क्या कर रहा है? सबसे पहले इंडिया खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है, मतलब स्मॉल नेशन जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल, मॉरिशस, इन सब की मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर मदद करना। इसके अंदर ज्वाइंट पेट्रोल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, पायरेसी और इलीगल फिशिंग के खिलाफ एक्शन और टेररिज्म से लड़ाई, ये सब जो है इंडिया एक्टिवली करता है। IOR यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आज जो है रियल टाइम में थ्रेट्स को ट्रैक करता है। इसके अलावा बात करें बायलैटरल और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स की, इसके अंदर इंडिया जो है छोटे आइलैंड स्टेट्स को डिफेंस कोऑपरेशन, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, डिजास्टर रिलीफ और एड के जरिए सपोर्ट करता है, और साथ साथ मल्टीलैटरल लेवल पर लीडरशिप दिखाता है, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स, बिमस्टेक, क्वाड और ऑब्जर्वर स्टेटस इंडियन ओशन कमीशन के अंदर। अगर बात करें कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो डोमेस्टिक लेवल पर सागरमाला और सागरमाला 2.0 इसका हिस्सा है, जो कि इंडिया के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। अगर बात करें इंटरनेशनली इंडिया क्या कर रहा है, तो चाबार पोर्ट इंडिया ने ईरान के अंदर बनाया। उसके अलावा मॉरिशस और सेशल्स के अंदर भी काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और साथ साथ श्रीलंका और मालदीव के साथ भी एंगेजमेंट जारी है। ये सब जो इंडिया के स्टेप्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए हैं। अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के बारे में, इंडिया जो है अब रीजन का फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन चुका है। चाहे सुनामी हो, साइक्लोन हो या फ्लड, इंडिया जो है तेजी से रिलीफ सप्लाई, मेडिकल टीम्स और रेस्क्यू सपोर्ट भेजता है। जैसे हाल ही में जब टाइफून यागी आया तो इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। इस ऑपरेशन के थ्रू इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को मदद पहुंचाई, जैसे कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जिनको इस टाइफून ने हिट किया था। दोस्तों अगर बात करें चैलेंजेस की, तो ये भी कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल राइवलरीज की। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किए हैं। इस वजह से चाइना का स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इंडियन ओशन में बहुत बड़ा हो चुका है, और इसी वजह से आइलैंड स्टेट जैसे कि मालदीव और श्रीलंका अक्सर इंडिया और चाइना दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। दूसरा जो चैलेंज है वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स का। पायरेसी, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग और इलीगल फिशिंग, ये सब जो है स्टेबल ट्रेड और प्रोस्पेरिटी को खतरे के अंदर डालते हैं। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन गैप्स की, तो अभी भी कई इंडियन ओशन स्टेट्स के अंदर रिसोर्सेज और कनेक्टिविटी जो है वो काफी वीक है। फाइनेंशियल और डिजिटल कैपेसिटी जो है वो भी काफी लिमिटेड है। अगर बात करें क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो राइजिंग सी लेवल्स, पोल्यूशन, फिशरीज डिप्लीशन
और फ्रीक्वेंट डिजास्टर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इंडिया को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। इसके अंदर 35 लिटोरल स्टेट्स के लिए टेलर मेड एंगेजमेंट प्लान, सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर सब कवर करना होगा। लिटोरल स्टेट से हमारा मतलब है वो देश जिनकी जो सीमा है समुद्र से लगती है। अगर बात करें इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूशन की, तो एक डेडिकेटेड इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि सिस्टमेटिकली पॉलिसीज को जोड़कर एक कॉमन रोड मैप बनाया जा सके। उसके अलावा इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज को यूनिफाई करना होगा, क्योंकि आज के समय इंडियन ओशन की सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक से अलग नहीं की जा सकती। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि क्वाड, IORA और एशियान जो है, इनके साथ साइनर्जी बनानी होगी, यानी कि इनके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर बात करें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो मैरीटाइम कंजर्वेशन, ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट अडेप्टेशन, इन सबको मैरीटाइम पॉलिसी का सेंट्रल हिस्सा बनाना होगा, यानी कि एक तरीके से ग्रीन महासागर अप्रोच। अगर बात करें नेवल पावर और टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, AI और सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, ये सब जो है एक्सलेट करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत जो है इसके अंदर बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सबसे लास्ट में आता है कल्चरल फुटप्रिंट। इंडियन मिशंस और कल्चरल डिप्लोमेसी को फंडिंग और स्ट्रेंथ देनी होगी, ताकि इंडिया सिर्फ एक सिक्योरिटी पावर न बने बल्कि एक ट्रस्टेड और अट्रैक्टिव पार्टनर भी बने। तो दोस्तों इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, रीजनल प्रोस्पेरिटी को एडवांस करने के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो इंडिया का जो गोल है वो बिल्कुल साफ है, एक ऐसा इंडियन ओशन जो फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो और इंटरनेशनल कानून, खास तौर पर UN क्लोज के प्रिंसिपल से गवर्न होता हो। अगर इंडिया फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के साथ अडॉप्ट कर ले, पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करे, ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी पर लीड ले और डिजास्टर रिस्पॉन्सेज के अंदर फर्स्ट रेस्पोंडर बना रहे, तो सचमुच इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल मैरीटाइम कॉमर्स का भविष्य शेप कर सकता है। यानी कि इंडियन ओशन सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डेस्टिनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।